साथियों, आज की क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो अपने आप में एक संपूर्ण क्लास रहेगी। एंड्योरेंस को आपको ना सिर्फ समझना है बल्कि इसको लाइफ में भी उपयोग में लेना है। देखिए, इस क्लास के अंदर आज आपको ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के बाद में इनकी जो विधियां हैं इनको भी रेफरेंस से समझाया जाएगा, और इनको रेफरेंस से समझाने के बाद में अब तक 2011, 13 और 18 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस एंड्योरेंस में से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरी ईयर। जब तक एग्जाम हो ना, जिस साल में 2017 में 2017-18 वाले एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 वाले में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 11 वाले में 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक टॉपिक आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम समझते हैं एंड्योरेंस या सहन क्षमता क्या होता है, और इसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, अर्थ समझते हैं एंड्योरेंस का या सहन क्षमता का। हम सामान्य भाषा में एंड्योरेंस को कहते हैं स्टेमिना, बोलते हैं ना कि इसमें स्टेमिना की कमी है। जैसे कि आर्मी की रेस होती है 1600 मीटर की रेस, ठीक है, या फिर पुलिस की रेस होती है 5 किलोमीटर की रेस या दौड़ होती है। तो इनके अंदर अमूमन व्यक्ति इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों क्लियर नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें स्टेमिना की कमी है। वह जो मूल भाषा का मूल शब्द है वह एंड्योरेंस है। क्या है? एंड्योरेंस है, जिसे हम स्टेमिना के नाम से भी जानते हैं। स्टेमिना के साथ साथ ये भी हम कहते हैं कि आंतरिक बल की कमी है। क्या कमी है? आंतरिक बल की, या फिर हम एक और नाम से जानते हैं दमखम। मैं अलग से लिख देता हूं इसको, दमखम, ठीक है। ये दमखम नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, और इस नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दमखम भी किसको कहते हैं? वह एंड्योरेंस को ही कहते हैं। इस नाम को समझिए, देखिए दम क्या है? दम यानी कि जहां पे श्वास की आवश्यकता पड़ रही है, यानी हमारा दम लग रहा है, श्वास की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, यानी हम एरोबिक क्रिया से ले सकते हैं। इसका संबंध किससे ले सकते हैं? एरोबिक क्रिया या ऑक्सी क्रिया से ले सकते हैं। एक ही बात है, जहां पे हमें श्वास की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बोलते हैं कि इसका दम घुटता है, ये तो दौड़ता है तो इसका दम घुटने लग जाता है, मेरा तो दम घुटने लग गया, ठीक है। दमखम, तो दमखम को आपको याद रखना है। जब भी दम आए, दम यानी एरोबिक क्रिया से इसका संबंध है, और एरोबिक क्रिया यदि हमारे शरीर में बिल्कुल सही चल रही है, यानी ऑक्सीजन के साथ में हम श्वास ले रहे हैं और निरंतर कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एंड्योरेंस काम में आता है। तो दमखम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। किसी क्रियाकलाप को जारी रख पाने की योग्यता, कोई भी एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है। मान लीजिए आपने जॉगिंग करना शुरू किया, आप 2 मिनट तक जॉगिंग करते हो। कितने मिनट तक? 2 मिनट तक आप जॉगिंग करते हो। थक गए हो, आप क्या हो गए? थक गए हो, पर फिर भी आप जारी रखना चाहते हो। 2 मिनट के बाद भी आप जारी रखना चाहते हो, तो आप उसे कितना जारी रख सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एंड्योरेंस कहते हैं। किसी क्रियाकलाप को जारी रख पाने की योग्यता ही क्या है? एंड्योरेंस या सहन क्षमता है। फिर सेकंड जो डेफिनेशन दी है वह है बैरो और मैकी ने। ये अर्थ का डेफिनेशन यहां से शुरू होती है। बैरो और मैकी ने क्या डेफिनेशन दी है? निश्चित अवधि के दौरान निरंतर गतिविधि योग्यता। निश्चित अवधि, एक फिक्स आपको टाइम दे दिया, जैसे कि आर्मी के अंदर दिया जाता है 5 मिनट का टाइम। कितना? 5 मिनट का टाइम। या फिर हम आर्मी से बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कूपर टेस्ट। क्या ले सकते हैं? कूपर टेस्ट, ठीक है। कूपर टेस्ट में हमें को 12 मिनट का टाइम मिलता है। कितना मिलता है? 12 मिनट का एक निश्चित समय मिलता है। इसमें हमें ट्रैक के राउंड निकालने होते हैं, तो 7 राउंड निकालने होते हैं। कितने? 7 राउंड 400 मीटर के ट्रैक के, 7 चौक 28, ठीक है। 2800 मीटर हमें दौड़ना होता है 12 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए कितना दौड़ पाता है, कितने राउंड लगा पाता है व्यक्ति। तो इसी के आधार पर क्या होता है कि जैसे कूपर टेस्ट में तो इस बार चेंज कर दिया है, इस दूरी को कम भी कर दिया है, परंतु जो ओल्ड कूपर टेस्ट था उसमें 12 मिनट का समय था और 2800 मीटर दौड़ना होता, तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते थे, या पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते थे, ठीक है। तो ये
लगातार दौड़ना होता है, उसमें क्या होता है, नॉन स्टॉप, आपको रुक नहीं सकते। यदि आप रुक गए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, रुकना नहीं है। तो निश्चित अवधि के दौरान निरंतर गतिविधि योग्यता क्या कहलाती है, एंड्योरेंस कहलाती है। ये बात किसने कही थी, ये बैरो और मैगी ने बताई थी। फिर थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता क्या है, एंड्योरेंस है। ये बात किसने बताई, हरे ने बताई। थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता, मैंने अभी आपको बताया था कि आपने दौड़ना शुरू किया है, 2 मिनट या 3 मिनट बाद में आप थक गए हो, उसके पश्चात भी आप दौड़ते रहते हो। कौन कितना, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों ही थक गए, दोनों ने स्टार्ट किया ट्रैक पे दौड़ना, 1 या 2 राउंड बाद में या 2 या 3 मिनट बाद में वो थक गए हैं, ठीक है, परंतु एक व्यक्ति तो रुक जाता है और दूसरा निरंतर चलता ही रहता है या दौड़ता ही रहता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, जो दूसरा व्यक्ति जो निरंतर दौड़ रहा है उसमें एंड्योरेंस ज्यादा है, ठीक है। तो थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता, थकावट का विरोध करते हैं हम कि हम थके नहीं हैं, हालांकि हमारा शरीर थक गया, उसके पश्चात भी हम गतिविधि को निरंतर करते रहते हैं, तो उसी हम क्या कहते हैं, एंड्योरेंस कहते हैं। एंड्योरेंस के जो अन्य नाम है वो है स्टेमिना। क्या है, स्टेमिना नाम से भी जानते हैं, या फिर आंतरिक बल के नाम से भी जानते हैं, या फिर दमखम के नाम से भी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है इस नाम से जानते हैं, दमखम के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, गति या भार को अधिक समय तक सहन करना। क्या है, गति या भार को, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप यदि रनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो रनिंग कितनी देर तक कर सकते हो, अधिक समय तक कितनी देर तक कर सकते हो, तो आप गति को कितने समय तक सहन कर सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सहन क्षमता कहते हैं, ठीक है। या फिर आप भार को कितने समय तक सहन कर सकते हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहन क्षमता कहते हैं। तो सहन क्षमता में हम गति और भार को कितने अधिक समय तक सहन कर सकते हैं, इस बारे में बताया गया है। फिर थकान को कितने समय तक दूर रखा जा सकता है, एक एग्जांपल देके बताया है कि थकान को, हम थक गए हैं, उसके पश्चात भी उस थकान को और कितनी देर तक हम सहन कर सकते हैं, या सब थकान को दूर रख सकते हैं कि हाँ अभी मैं नहीं थका हूं, अभी मैं नहीं थका हूं, हालांकि थक रहे हैं पर फिर भी मन में सोचता है कि अभी मैं नहीं थका हूं। तो थकान को कितने समय तक दूर रखा जा सकता है, एग्जाम्पल से बताया है कि सिटअप्स, आप 1 मिनट में कितने सिटअप्स लगा सकते हो, 1 मिनट में मैक्सिमम सिटअप्स लगाने, जैसे कि आफर टेस्ट होता है, जेएनयू यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है, तो उसमें सिटअप्स की संख्या लगभग 25 से 23 के बीच में रखी गई है, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आपको उस समय आपकी जो पेट की जो मांसपेशी है उसके एंड्योरेंस की पता लगाया जाता है, ठीक है। तो थकान को कितने समय तक आप दूर रख सकते हो, आप सिटअप लगा रहे हो, लगाते लगाते थक गए और रुक गए, ठीक है। एक व्यक्ति होता है जो 1 मिनट के अंदर 20 सिटअप लगा देता है, ठीक है, और थक जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति होता है जो 20 मिनट में लगातार सिटअप लगाता रहता है, 100 सिटअप लगाता है, ठीक है। तो 100 सिटअप लगाने वाले को हम क्या कहते हैं, इसमें ज्यादा एंड्योरेंस है, क्या है, ज्यादा एंड्योरेंस है, इसकी पेट की मांसपेशियों की जो सहन क्षमता है वह ज्यादा है। तो आपको मैंने एंड्योरेंस समझाया, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जब निरंतर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड्योरेंस की श्रेणी में डाल देते हैं। उस क्षमता को जो हम निरंतर कर सकते हैं वही हमारी क्षमता क्या कहलाती है, एंड्योरेंस कहलाती है। अब देखिए सहन क्षमता के प्रकार, सहन क्षमता के प्रकार, सहन क्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं। सहन क्षमता के प्रकार, अमूमन सहन क्षमता को 2 टाइप से समझते हैं, एक तो प्रकृति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं, और एक अवधि के आधार पर कौन कौन से प्रकार है। हम दोनों का ही वर्णन इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्रियाकलाप या गतिविधि की प्रकृति के आधार पर, गतिविधि किस टाइप की है उस आधार पर तो सहनशीलता, सहन क्षमता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। जबकि अवधि के आधार पर सहन क्षमता पुरानी किताबों में 2 प्रकार की लिखी हुई थी, पर नई किताबों में 4 प्रकार की होती है। और कैसे होती है, बिल्कुल इजी सा है, कोई ज्यादा मेल मिलाप नहीं है इसके अंदर, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी शब्दों में अपन याद करेंगे। सबसे पहले जो क्रियाकलाप की गतिविधि की प्रकृति के आधार पर, गतिविधि कैसी है इस आधार पर तो एंड्योरेंस को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले मूलभूत सहन क्षमता, ठीक है, दूसरा है सामान्य सहन क्षमता, और तीसरा है विशिष्ट सहन क्षमता, ठीक है। मूलभूत सहन क्षमता या फिर जिसे बेसिक एंड्योरेंस भी कहते हैं, वो क्या होता है, देखिए मूलभूत का मतलब होता है एक ही तरह की एक्टिविटी,
एक ही तरह की एक्टिविटी को अपन लगातार कितनी देर तक कर सकते हैं। एक ही तरह की एक्टिविटी, सामान्य एक्टिविटी, मान लीजिए हमने जॉगिंग करना शुरू किया, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल सी जनरल सी एक्टिविटी है, तो जॉगिंग करते एक ही तरह की एक्टिविटी है, उसको लगातार कर रहे हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं, वो एक बेसिक चीज है, ये बेसिक सी चीज है जॉगिंग करना। जैसे अपन स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग अपन लगातार एक ही, ज्यादा बल नहीं लगाते हैं, ज्यादा एक ही तरह से कितनी देर तक स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज को या बेसिक व्यायाम को हम कितनी देर तक लगातार कर सकते हैं, या एक ही तरह के व्यायाम को लगातार कितनी देर तक कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत सहन क्षमता या फिर बेसिक सहन क्षमता कहते हैं। इसको व्यायाम सहन क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे व्यायाम, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्यायाम सहन क्षमता किसे कहते हैं, तो व्यायाम सहन क्षमता या फिर मूलभूत सहन क्षमता एक ही है, जिसे हम इंग्लिश में बेसिक एंड्योरेंस भी कहते हैं। लंबी अवधि के सामान्य व्यायाम, जॉगिंग करना, चलना या तैरना, जैसे आप नॉर्मली चल रहे हो, तैर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, ये अलग अलग है। या तो केवल आप चल रहे हो, एक ही तरह का व्यायाम है, या फिर आप जॉगिंग कर रहे हो, एक ही तरह का व्यायाम है, या फिर आप तैर रहे हो, ये एक ही तरह का व्यायाम है। इसमें समय हो सकता है, जैसे कि आप थकने लगे 30 मिनट के पश्चात, 1 घंटे पश्चात, 2 घंटे पश्चात आप जॉगिंग कर रहे हो, या 2 घंटे तक आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, या फिर आप 1 घंटे से स्विमिंग कर रहे हो, तो वो कोई कौन सी श्रेणी में आएगा, तो वो मूलभूत सहन क्षमता की श्रेणी में आएगा। सेकंड जो हम पढ़ते हैं, सामान्य सहन क्षमता या विभिन्न व्यायाम सहन क्षमता। देखिए, जो सामान्य सहन क्षमता होती है, ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी ग्रहण कर सकता है। मूलभूत जो सहन क्षमता होती है वो हर एक में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, हर एक में मिल जाती है। कोई कमजोर है तो भी वो चल लेगा, ठीक है। सामान्य सहन क्षमता क्या होती है, इसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक दो चीजों का मिक्सचर करके इसको डेवलप करना पड़ता है। देखिए, इसका अन्य नाम है विभिन्न व्यायाम सहन क्षमता। क्या नाम है, विभिन्न व्यायाम सहन क्षमता, जिसको अपन जनरल एंड्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। जो विभिन्न व्यायाम मतलब एक से ज्यादा तरह के व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, सामान्य सहन क्षमता में आएगा। ये जो व्यायाम हम एक से अधिक तरह के कर रहे हैं, वो एरोबिक भी हो सकते हैं और अनएरोबिक भी हो सकते हैं। जैसे कि अपन धीमे धीमे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, फिर अपन ने तेज दौड़ना शुरू कर दिया, फिर हमने उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया, वापस उल्टा दौड़ना, फिर हमने साइड वाइज दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के व्यायाम हो गए हैं। इसको एक मूलभूत व्यक्ति, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो चल सकता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो चल लेगा, ठीक है। परंतु सामान्य व्यायाम को करने के लिए कुछ न कुछ मिक्सचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें विभिन्न व्यायामों को संयोजित किया जाता है, और ये व्यायाम, इनका जो समय होता है, इनका समय मूलभूत व्यायाम से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है विशिष्ट सहन क्षमता या विशेष खेल व्यायाम। देखिए, विशेष खेल व्यायाम या फिर जिसे हम स्पेसिफिक एंड्योरेंस कहते हैं, ये पर्टिकुलर विशेष खेल के लिए होते हैं। अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग विशिष्ट सहन क्षमता व्यायाम होते हैं। इसको समझिए एक बार, फिर मैं तीनों को शामिल समझाता हूं। देखिए, विशिष्ट सहन क्षमता व्यायाम क्या होता है कि प्रत्येक खेल की अलग अलग विशिष्ट सहन क्षमता होती है। जैसे कुश्ती खेल रहा है कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा कुश्ती खेल रहा है, कुश्ती का एक राउंड होता है 2 मिनट का, ठीक है। तो उसमें उसको एक विशिष्ट सहन क्षमता का सामना करना पड़ता है, मतलब अलग सहन क्षमता का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई बंदा, ये रेसलिंग हो गया, कुश्ती हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बंदा बॉक्सिंग खेल रहा है, ठीक है, इसको 2-2 मिनट के 3 राउंड चाहिए रेसलिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये थक रहा है, ठीक है, फिर भी खेल रहा है। अब मान लीजिए कोई बंदा बॉक्सिंग कर रहा है, उसको 3-3 मिनट के 3 राउंड खेलने हैं, किसमें, बॉक्सिंग के अंदर। अब 3-3 मिनट के 3 राउंड खेलेंगे तो ये अलग तरीके से थकेगा, और ये जो कुश्ती खेल रहा है ये अलग तरीके से थकेगा, ठीक है। तो थकान इसमें भी है, विशिष्ट सहन क्षमता इसकी भी है और विशिष्ट सहन क्षमता इसकी भी है, परंतु अलग अलग खेल की विशिष्ट सहन क्षमता अलग अलग होती है, या फिर अलग अलग गतिविधि की विशिष्ट सहन क्षमता अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कोई अच्छा बॉक्सर है, क्या है, अच्छा बॉक्सर या अच्छा पहलवान है, ठीक है, तो उसकी विशिष्ट सहन क्षमता अलग होगी, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों को शामिल रूप से समझिए। मूलभूत सहन क्षमता जनरल, बिल्कुल जो बेसिक सी है, बेसिक यानी
जो जन्मजात पाई जाती है हमारे अंदर या फिर मूलभूत पाई जाती है, उसे किसी तरह की मिलावट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूलभूत सहन क्षमता या बेसिक एंड्योरेंस कहते हैं। जैसे सामान्य चलना, दौड़ना, एक छोटा बच्चा होता है सामान्य रूप से चलता ही चलता है, ठीक है, दौड़ता भी वो सामान्य रूप से है, ठीक है। स्विमिंग करना भी सीख ही जाते हैं, चाइना में तो छोटे छोटे बच्चों को, 1-1 साल के बच्चों को भी स्विमिंग करना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार की जो सहन क्षमता होती है उसको मूलभूत सहन क्षमता कहते हैं, ठीक है। सामान्य सहन क्षमता क्या होती है, एक ही टाइम में निरंतर व्यायाम कर रहे हैं, उसमें गतिविधि में परिवर्तन करते हुए गतिविधियों का व्यायाम को अलग अलग तरीके से करना। जैसे धीमे धीमे रनिंग करते हुए तेज करने लग गए, ठीक है, मैंने भी बताया था, साइड में चलने लग गए, ठीक है। ये सामान्य खिलाड़ी में होती है। किसमें होती है, सामान्य सहन क्षमता किसमें होती है, सामान्य खिलाड़ी में होती है, जो नॉर्मली के हाँ मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं थोड़ी बहुत रनिंग कर लेता हूँ, ये सामान्य खिलाड़ी में रहेगी। किसमें रहेगी, ये तो हर एक में रहेगी। मूलभूत सहन क्षमता किसमें है, प्रत्येक में रहेगी, हर एक में रहेगी, ठीक है। परंतु जो सामान्य सहन क्षमता है ना, वह जो है सामान्य खिलाड़ी में रहेगी। किसमें रहेगी, सामान्य खिलाड़ी के अंदर रहेगी। अब देखिए सामान्य खिलाड़ी में है, अब देखिए आगे देखिए विशिष्ट सहन क्षमता किसमें होगी, जो विशेष खिलाड़ी है, जो विशेष खिलाड़ी है, स्पेशल जो प्लेयर है या स्पोर्ट्स पर्सन है, विशेष स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, ये उनके अंदर होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रकृति के आधार पर अपन एंडोरेंस या सहन क्षमता को 3 भागों में बांटते हैं, मूलभूत, सामान्य और विशिष्ट सहन क्षमता। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, सेकंड हम पढ़ रहे थे, प्रकृति के आधार पर हमने पढ़ लिया था, अवधि के आधार पर हम पढ़ रहे थे कि अवधि के अनुसार जो है वह सहन क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो अवधि के आधार पर सहन क्षमता 4 प्रकार की होती है। पहला देखिए गति सहन क्षमता, क्या होता है, गति सहन क्षमता। दूसरा होता है अल्प अवधि सहन क्षमता, तीसरा होता है मध्यम अवधि सहन क्षमता, और चौथा होता है दीर्घ अवधि सहन क्षमता। इनको एग्जांपल से समझेंगे तो बिल्कुल इजी है। देखिए पहले इनके टाइम के अकॉर्डिंग समझते हैं। यदि 45 सेकंड तक लगातार हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें हमें थकान महसूस हो रही है, फिर भी हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने समय तक, 45 सेकंड तक, तो उसमें कौन सी सहन क्षमता आएगी, तो अवधि के अनुसार उसमें गति सहन क्षमता आएगी। क्या आएगी, गति सहन क्षमता आएगी, क्योंकि उसमें हमें मैक्सिमम गति की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 400 मीटर का, किसका एग्जांपल लेते हैं, 400 मीटर का। टाइमिंग कितना आता है, लगभग 400 मीटर का जो इंटरनेशनल प्लेयर है या फिर जो नेशनल लेवल के प्लेयर है, तो उनमें लगभग 45 सेकंड का टाइम आता है। कितना आता है, 45 सेकंड का टाइम आता है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, गति सहन क्षमता में शक्ति मैक्सिमम हमें स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। जब 400 मीटर दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अपनी जो पूरी शक्ति है वो पूरी झोंकनी पड़ती है 400 मीटर के अंदर। यदि आपने 400 मीटर की दौड़ लगाई है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ झोंकनी पड़ती है। तो गति सहन क्षमता, जो स्पीड एंड्योरेंस है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, शक्ति प्लस ऊर्जा उत्पादन पर, यानी आपके अंदर कितनी ऊर्जा है या कितनी शक्ति है, ठीक है, इसके ऊपर गति सहन क्षमता निर्भर करती है। समय कितना है गति सहन क्षमता का, 45 सेकंड तक फुल स्पीड में, फुल शक्ति और ऊर्जा के साथ में अपन कोई एक्टिविटी करेंगे और बिना थके लगातार करते रहेंगे, तो 45 सेकंड तक की एक्टिविटी जो होगी वह किस में आएगी, गति सहन क्षमता में या स्पीड एंड्योरेंस में आएगी। ये हो गया अवधि के अनुसार पहला प्रकार सहनशीलता का, ठीक है। अब दूसरा देखिए अल्प अवधि सहन क्षमता। क्या है, अल्प अवधि सहन क्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, सेकंड जो है उसमें जो समय है वो 45 सेकंड से 20 मिनट का, यानी 45 सेकंड से ज्यादा और 2 मिनट, 20 मिनट नहीं 2 मिनट, 2 मिनट तक, 45 सेकंड से 2 मिनट तक। इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति सहन क्षमता जो हमने कल पढ़ा था शक्ति वाले टॉपिक में, एवं गति सहन क्षमता, गति सहन क्षमता और शक्ति सहन क्षमता, इन दोनों का मिक्सचर होता है। एक तो गति का भी मिक्सचर होता है और साथ में शक्ति सहन क्षमता का भी मिक्सचर होता है, जो हमने शक्ति में पढ़ा था। तो शक्ति तो लगानी पड़ती है और साथ में गति सहन क्षमता भी लगानी पड़ती है, मतलब शक्ति के साथ में गति लगानी पड़ती है। किसमें, अल्प अवधि सहनशीलता में, सहन क्षमता में। इसमें टाइमिंग कितना होता है, 45 सेकंड से 2 मिनट तक। ये इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जांपल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 800 मीटर की रेस, यदि आपने 800 मीटर की रेस लगाई है तो उसमें आपको
गति भी रखनी पड़ती है, गति पे भी ध्यान देना पड़ता है और साथ में शक्ति भी लगानी पड़ती है और आपकी सहनशीलता की परीक्षा भी होती है। 800 मीटर रेस, ठीक है। तो ये आपको अल्प अवधि सहनशीलता के अंदर टाइमिंग ध्यान रखना है कि 45 सेकंड प्लस सी, यानी 45 सेकंड से ज्यादा और 2 मिनट तक यदि आपकी टाइमिंग है, कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें आप थक गए हो पूर्ण तरह से, तो आपको अल्प अवधि सहनशीलता है वो किसमें आएगी, अल्प अवधि सहनशीलता में आएगी। फिर तीसरा आता है मध्यम अवधि सहनशीलता, सहन क्षमता, यानी मिड टर्म एंड्योरेंस। मध्यम अवधि में क्या होता है, टाइमिंग 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक आता है। कितना आता है, 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक आता है। यह भी शक्ति सहन क्षमता एवं गति सहन क्षमता पर निर्भर करता है। किसमें निर्भर करता है, शक्ति सहन क्षमता एवं गति सहन क्षमता पर निर्भर करता है। ये भी शक्ति सहनशीलता और गति सहन क्षमता पर निर्भर करती थी और ये भी शक्ति सहन क्षमता और गति सहन क्षमता पर निर्भर करता है। इसमें टाइमिंग क्या है वो अलग हो गया, 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक का टाइमिंग हो गया। और इसमें जो एग्जांपल है वो 1500 मीटर या स्टीपल चेज, यानी जो एक स्टीपल चेज रेस होती है जो एथलेटिक्स में आपको बताएंगे आज ही। तो स्टीपल चेज के बारे में अभी रेफरेंस से आपको एथलेटिक्स में बता देंगे। बॉयज में गर्ल्स में अलग अलग डिस्टेंस होती है। जो मेंस होती है उसमें 3000 मीटर होती है और उसमें हर्डल भी लगे होते हैं और वाटर जंप भी होता है, वो अभी आपको बताएंगे रेफरेंस से, ठीक है। मध्यम अवधि सहन क्षमता के अंदर टाइमिंग को आपको ध्यान रखना है 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक। और दीर्घ अवधि सहन क्षमता, दीर्घ अवधि जो सहन क्षमता होती है, लॉन्ग टर्म जो एंड्योरेंस होता है, इसमें जो टाइमिंग होता है वह 11 मिनट से अधिक होता है या 12 मिनट प्लस होता है। 12 मिनट से लेके 2 घंटे भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन, क्रॉस कंट्री आदि आदि किसके एग्जाम्पल है, वो दीर्घ अवधि सहन क्षमता के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हमारी लॉन्ग टर्म जो एंड्योरेंस होती है उसकी परीक्षा होती है। एक बार वापस रेफरेंस से पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। आप देखिए, ध्यान से सुनना। यदि आपको मैं बोलूं कि आपको 400 मीटर की रेस लगानी है, ठीक है, कितने मीटर की रेस लगानी है, 400 मीटर तक की रेस लगानी है। जैसे 200 मीटर की रेस के लिए बोल दिया तो 200 मीटर की रेस या 300 मीटर की रेस के लिए आपको बोल दिया, तो आपकी कौन सी सहन क्षमता की, जैसे आपको बोले कि 45 या 40 सेकंड के अंदर आपको 300 मीटर दौड़ना है, तो आप फुल स्पीड के साथ दौड़ोगे। किससे दौड़ोगे, फुल गति के साथ दौड़ोगे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, गति सहन क्षमता। और आपकी शक्ति की परीक्षा होगी, उसमें शक्ति और एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, इसलिए इसमें शक्ति और एनर्जी का उत्पादन ज्यादा होता है, ज्यादा जरूरत होती है। निर्भरता शक्ति और ऊर्जा पर ज्यादा रहती है। अल्प अवधि सहनशीलता 45 सेकंड से 2 मिनट तक, मध्यम अवधि सहन क्षमता 2 मिनट से 11 मिनट तक और दीर्घ अवधि सहन क्षमता 11 मिनट से अधिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। अब ये तो था सहन क्षमता के प्रकार, सहन क्षमता के प्रकार, ठीक है, कि सहन क्षमता कौन कौन से प्रकार की होती है, प्रकृति के आधार पर और अवधि के आधार पर। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सहन क्षमता विकसित करने की क्या क्या विधियां हैं, ठीक है। पहला है निरंतर प्रशिक्षण विधि। निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या होता है कि मान लो एक कोई ट्रैक है, ट्रैक को आपको लगातार चक्कर लगाने हैं उसके, ठीक है, आधे घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा, ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगा, निरंतर प्रशिक्षण विधि में आ जाएगा। फिर दूसरा है अंतराल प्रशिक्षण विधि। एक ही ट्रैक है 400 मीटर का, आपको बोला कि 400 मीटर का एक राउंड लगाओ, फिर थोड़ा रेस्ट लो 5 मिनट का, या जब तक आपकी पल्स रेट नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आप रेस्ट लो, उसके बाद में वापस आप राउंड लगाने लग जाओ। तो इस प्रकार 400 मीटर के ट्रैक यदि 10 से 12 बार राउंड लगाएंगे तो वो कौन सी किसमें आएगा, अंतराल प्रशिक्षण विधि में आएगा। और ये भी क्या करता है, सहन क्षमता को बढ़ाता है या विकसित करता है। फिर फार्टलैक प्रशिक्षण। फार्टलैक में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, फार्ट और लैक यानी झील के किनारे दौड़ना। इस प्रकार का प्रशिक्षण जो होता है, जैसे कि पर्वत है, पर्वत के ऊपर चढ़े तो आपकी स्पीड धीमे हो जाएगी परंतु ताकत ज्यादा लगेगी, ठीक है। फिर पर्वत से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और जैसे कि आप दलदल में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पैरों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे आप रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो रोड के ऊपर दौड़ने में ज्यादा आसानी रहती है। जैसे आप घास के मैदान में दौड़ रहे हैं तो आप सहजता से दौड़ सकते हो, पर थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगेगी। तो इस प्रकार से लगातार फार्टलैक विधि में क्या होता है कि इसको स्पीड प्ले भी बोलते हैं, मतलब स्पीड धीमे होती है कम होती है, धीमे होती है कम होती है, जैसा प्राकृतिक वातावरण मिलता है उसके अनुसार अपनी स्पीड जो है परिवर्तित रहती है, इसलिए इसका नाम फार्टलैक प्रशिक्षण या स्पीड प्ले भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको अपन इन तीनों को रेफरेंस से अभी पढ़ेंगे।
एंड्योरेंस को जो विकसित करने की विधियां या तरीके हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने 3 विधियां पढ़ रखी है, निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि और फार्टलैग विधि। देखिए, अब ये क्या होती है, निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या होता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि सबसे सिंपल और सामान्य विधि है एंड्योरेंस को बढ़ाने की। ये जो है वो अनएरोबिक जो क्षमता है उसके ऊपर कम कार्य करती है, एरोबिक के ऊपर ज्यादा कार्य करती है। एरोबिक क्षमता के ऊपर ज्यादा निर्भर रहती है। एरोबिक क्षमता या ऑक्सी क्षमता कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सी क्षमता। ठीक है, इसमें गति का विशेष महत्व नहीं होता है और कंटिन्यूस हमें कोई न कोई कार्य करना रहता है। जैसे कि अपन कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं। समझते हैं इसको, क्या क्या होता है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है कि निरंतर रनिंग करना है या निरंतर कोई कार्य करना है। इसमें सघनता, कम सघनता वाले व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके करना होता है। कैसे होता है, जैसे अपन एक क्रॉस कंट्री की रेस दौड़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, बिना रुके लगातार दौड़ना है। मान लीजिए अपन 30 मिनट तक दौड़े, कितने मिनट तक दौड़े, 30 मिनट तक दौड़े या 1 घंटे तक दौड़े, 1 घंटे तक अपन लगातार दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो वह कौन सी विधि हो जाएगी, वह नॉर्मल तरीके से दौड़ना क्या हो जाएगा, निरंतर मेथड हो जाएगा। मान लीजिए अपन ने आज 1 घंटे के अंदर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दौड़े, अपन कितने दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़े। ठीक है, तो कंटिन्यू कुछ दिनों तक 1 घंटे तक, 1 घंटे में अपन 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब धीमे धीमे इसमें वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारी मांसपेशियों में एंड्योरेंस की क्षमता आती जाएगी, हमारे शरीर में सहन क्षमता आती जाएगी, हृदय क्षमता और श्वसन क्षमता जैसे विकसित होगी, वैसे हम क्या करेंगे, 1 घंटे में जैसे 5.1 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दिया, 5.2 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दिया, तो इस प्रकार से क्षमता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसे अपन एंड्योरेंस, या फिर अपन उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अपन 5 किलोमीटर दौड़ना है, अपने को कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो अपन 1 घंटे में दौड़ गए, कितने घंटे में, 1 घंटे में। फिर धीमे धीमे निरंतर समय में कमी आती जाएगी। जैसे अपन पहले 5 किलोमीटर दौड़ने थे, 1 घंटे में दौड़ते हैं, अब अपन 55 मिनट में ही दौड़ लेते हैं। ठीक है, परंतु लगातार दौड़ना है, क्या करना है, बिना रुके लगातार दौड़ना है। तो इस तरीके से ये निरंतर प्रशिक्षण विधि काम करती है। कम सघनता वाले व्यायाम, मतलब सघनता ज्यादा नहीं होनी चाहिए वाले व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रोके करेंगे। ठीक है, तो इससे भी हमारा क्या होगा, एंड्योरेंस में वृद्धि होगी। जैसे एग्जांपल दिया है क्रॉस कंट्री का। समय को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, समय को बढ़ाते रहते हैं। जो समय है, जैसे 1 घंटा, पहले 1 घंटे दौड़े, फिर अब और ज्यादा दौड़ेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में कोई बच्चा आता है, जो आर्मी की तैयारी के लिए और नॉर्मल बच्चे आते हैं, तो उसमें पुलिस की तैयारी के लिए स्टार्टिंग में जो बच्चा आता है, मान लीजिए कि 5 मिनट ही दौड़ पाए, कितना दौड़ पाया, 5 मिनट ही दौड़ पाए, उसको बोलेंगे और दौड़। ठीक है, फिर वो 6 मिनट दौड़ेगा, 7 मिनट दौड़ेगा, फिर बाद में आधे घंटे तक दौड़ने लग जाएगा, फिर 1 घंटे तक दौड़ने लग जाएगा। तो समय को बढ़ाना है, इसमें क्या करना है, समय को निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या है, निरंतरता रखनी है एक्टिविटी में, और समय को क्या करता है, बढ़ाते रहना है। इस दौरान जब बच्चा दौड़ता है या फिर निरंतर विधि को अपनाता है, तो उस समय क्या होता है, जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 140 से 160 प्रति मिनट ही होनी चाहिए। इसके लाभ क्या क्या है, निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ क्या क्या है। पहला लाभ है, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का स्तर बढ़ता है। हमारा जो बॉडी में, जैसे हमने रोटी खाई या चावल खाए, तो ग्लूकोज बॉडी में गया, फिर इंसुलिन हार्मोन की सहायता से वह क्या होता है कि कोशिकाओं में जाके ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है, या लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है। जब हमें वापस जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन का स्तर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी कहां से मिलेगी, ग्लूकोज से या ग्लाइकोजन से। तो यदि हम ग्लूकोज को खर्च नहीं करेंगे, तो वो ग्लूकोज या तो मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाएगा, या फिर ग्लाइकोजन को बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम पोषण पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के स्तर को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और आकार में वृद्धि होगी, क्योंकि कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके आकार में और संख्या में वृद्धि होगी। किससे, निरंतर प्रशिक्षण विधि से। ठीक है, फिर हृदय एवं फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।
जो हमारा हार्ट है वो भी अच्छे से काम करने लगेगा, और जो फेफड़ों की कार्य क्षमता है, फेफड़ों में क्योंकि हवा का भराव अधिक आएगा तो वो फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जो विलीज है, जो कुपिकाएं हैं, वो अच्छे से खुल जाएगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर दृढ़ निश्चय, थकान में मतलब इससे क्या होगा, व्यक्ति दृढ़ निश्चय बन जाएगा कि भाई लगातार दौड़ना है मेरे को, तो एक दृढ़ निश्चय के बिना मानसिक दृढ़ निश्चय के वो नहीं दौड़ पाएगा। तो एंड्योरेंस निरंतर प्रशिक्षण विधि से दृढ़ निश्चय बन जाएगा, और थकान में भी काम करने की योग्यता आएगी। वो क्या करेगा, थकान में भी काम कर पाएगा। आत्म संयम में भी वृद्धि होगी, स्वयं के अनुशासन में भी वृद्धि होगी, और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और इससे एरोबिक या फिर ऑक्सीजन क्षमता का विकास होता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल सा है, सामान्य। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि निरंतर प्रशिक्षण विधि निम्न में से किसको बढ़ाता है, ठीक है। गति को, सहन क्षमता को, शक्ति को, या फिर लचकता को। तो हमें सीधा सीधा आंसर देना है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है, सहन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। सेकंड जो विधि है वह है अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये किसने दिया था, बिकिला ने दिया था, जो फिनलैंड के रहने वाले थे। 1920 के अंदर इसको डेवलप किया था। किसने किया था, बिकिला, फिनलैंड ने। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गोस्टा होमर तो पूछ लिया गया है, परंतु बिकिला नहीं पूछा गया है। तो बिकिला भी पूछा जा सकता है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किसने दी थी। तो अंतराल प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम बिकिला ने दी थी, जो फिनलैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने 1920 के अंदर इसका डेवलप किया था, प्रकाशन किया था। और इस विधि को अपनाते हुए देखिए अन्य विद्वानों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया। जैसे बिकिला ने इस विधि का नाम रखा था टेरेस प्रशिक्षण। क्या लिखा था, टेरेस विधि या टेरेस मेथड। क्या लिखा था, टेरेस मेथड। आपको यदि पूछा जाए कि टेरेस मेथड किस विधि का अन्य नाम है, तो अंतराल प्रशिक्षण का ही अन्य नाम क्या है, टेरेस विधि या टेरेस प्रशिक्षण। क्यों है ये भी अभी आपको बताएंगे। देखिए, हमारी जो हार्ट बीट है, जो नॉर्मल हृदय की धड़कन है, वो लगभग स्वस्थ व्यक्ति की 72 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। और इसको बढ़ाकर व्यायाम द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाकर इसको कहां तक ले जाया जा सकता है, यदि हाइट ज्यादा की बात करें तो व्यायाम द्वारा इसको बढ़ाकर 200 तक ले जाया जा सकता है। कितने तक, 200 धड़कन प्रति मिनट भी ले जाया जा सकता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसका नाम टेरेस क्यों रखा, इसका नाम टेरेस क्यों रखा। देखिए, पहले इसको समझ लेते, फिर आसानी से समझ में आएगा। देखो, जोटोपेक ने भी अपनाया इस विधि को, जो टेरेस विधि है, फिर जिसे अपन अंतराल प्रशिक्षण विधि कह रहे हैं, इसको जोटोपेक ने भी अपनाया। इन्होंने, जोटोपेक ने क्या बोला था, जोटोपेक ने बोला था कि मैं 20 मील रोजाना दौड़ता था। कितना दौड़ता था, 20 मील। 20 मील का मतलब होता है कि लगभग 1.5 किलोमीटर एक मील में आता है। एक मील में 1.5 किलोमीटर आता है, तो 30 किलोमीटर दौड़ता था। कितना, ये बोलते हैं कि मैं लगातार 30 किलोमीटर दौड़ता था, परंतु इससे मेरे को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो उसके बजाय मैंने क्या किया कि एक जो ट्रैक था, क्या था, 400 मीटर का ट्रैक था, उसके ऊपर 60 राउंड लगाने शुरू कर दिए। कितने, 60 राउंड। एक राउंड लगाया, फिर मैं रुक गया, फिर दूसरा राउंड लगाया, फिर रुक गया, फिर तीसरा राउंड लगाया, फिर मैं वापस स्टॉप हो गया। तो इस प्रकार से हर राउंड के बीच में मैंने अंतराल लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो और ये गति से लगाते थे, क्या करते थे, स्पीड से लगाया, 400 मीटर का एक राउंड लगाया और फिर रुक गए। इस प्रकार 60 बार तक ये राउंड लगाते थे, ठीक है। जो जर्मन, जो टॉनी थे, जो जर्मनी के खिलाड़ी थे, इन्होंने बोला था कि 80% गति से लगाने। कितनी गति से होनी चाहिए, गति कितनी होनी चाहिए, 80% गति होनी चाहिए। जब ये राउंड लगा रहे हैं, जैसे अपने एक राउंड लगाया, फिर अपन रुक गए, दूसरा राउंड लगाया, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए। रुकना कब है और राउंड कब लगाना है, देखिए, इन्होंने बताया था कि नॉर्मल वार्म अप के दौरान, बाद जब हमारी हार्ट बीट 140 के ऊपर पहुंच जाती है, 120 से 140 के ऊपर पहुंच जाती है, कब, 120 से 140 के ऊपर पहुंच जाती है, उसके बाद में हमें राउंड लगाना है 80 की स्पीड से। कितनी की स्पीड से, 80% की स्पीड। 80% मतलब हमारी जो क्षमता है उसका 80% तक यूज करना है, और एक राउंड लगाना है। कितना राउंड लगाना है, एक राउंड लगाना है। या फिर 80% की स्पीड से यदि अपन राउंड लगाएंगे तो हमारी जो हार्ट बीट है वो 150 से 180 प्रति मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जो 72 थी उससे बढ़कर कितनी हो जाएगी, लगभग 150 से 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
180 धड़कन प्रति मिनट हो जाएगी, प्रति मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब देखिए ये ऊपर गया कि नहीं गया ये रेशियो, ये रेशियो ऊपर, यानी हम बोलते हैं छत पर लास्ट स्टेज क्या है, तो वो 180 तक जा रही है। धड़कन कितनी जा रही है? 100, वैसे 200 तक जा सकती है। जो सुपर एथलीट होते हैं, उसेन बोल्ट के लेवल के जो एथलीट होते हैं, उनमें 200 से प्लस भी चली जाती है, ठीक है। परंतु इन्होंने बोला कि जब नॉर्मल है, वार्म अप के बाद में जब 140 हो जाती है, 120 से कितनी हो जाती है? 120 से 140 हो जाती है, इस कंडीशन में स्टार्ट करना है तेज भागना, ठीक है। और वह 150 से 180 तक जा सकती है धड़कन। कितनी जा सकती है? 150 से 180 तक जा सकती है। इसके ड्यूरिंग स्पीड कितनी रखनी है? 80% तक। जितनी हमारी योग्यता है, क्षमता है, उसकी 80% स्पीड रखेंगे तो 80% स्पीड से अपन 80% हमारी शरीर की कैपेसिटी के अनुसार अपन राउंड लगाएंगे तो हार्ट रेट कहां चली जाएगी? हमारी हृदय की धड़कन 150 से 180 प्रति मिनट आ जाएगी, ठीक है। फिर वापस से आजकल तो मार्केट में घड़ी मिलती है कि हार्ट बीट या पल्स रेट को नापने के लिए, हार्ट बीट या पल्स रेट को नापने के लिए घड़ी मिलती है। उसमें दिख जाता है कि अभी 180 चल रही है। मान लो उस घड़ी में हमने देखा कि अब 180 आ गई है, तो अपन रुक गए। क्या क्या? अपन ने रुक गए, ठीक है। फिर आराम से रेस्ट करने लगे हल्का सा। वापस रेस्ट करने के बाद वो पल्स रेट धीमे धीमे शांत होते हुए वापस 120 से 140 के आसपास आती है, ठीक है। तो वापस हमें क्या करना है? राउंड लगाने लग जाना है, ठीक है। तो वापस बढ़ेगी, फिर वापस आएगी, फिर वापस बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार प्रशिक्षण में होता क्या है वो आपको समझिए। देखिए, एक व्यक्ति 400 मीटर के ट्रैक के ऊपर राउंड लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसने अपनी 80% स्पीड से 80% क्षमता के साथ में एक राउंड लगा दिया, एक राउंड लगा दिया, ठीक है। अब इसकी हार्ट रेट पहले नॉर्मल जब वार्म अप कर रहा था तब 120 से 140 थी, ठीक है। अब उसकी एक राउंड के पश्चात फुल स्पीड में राउंड लगाया है तो उसके पश्चात 150 से 180 आ गई है। कितनी आ गई है? पल्स रेट या हृदय की धड़कन कितनी आ गई है? 180 के आसपास आ गई, 150 से 180 आ गई है। अब वो रुक जाएगा, क्या करेगा? वो वापस यहाँ पे रुक जाएगा, स्टॉप कर रहा है। अब वो रेस्ट करेगा, अंतराल लेगा। क्या लेगा? अंतराल लेगा। कितनी देर तक? जब तक कि उसकी पल्स रेट वापस 120 से 140 नहीं आ जाती है। कितनी नहीं आ जाती? 120 से 140 नहीं आ जाती है, ठीक है। अब जैसे ही 140 हुई या 120 हुई, ठीक है, या इसके बीच में हुई, तो वो क्या करेगा? वापस दौड़ना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा? वापस यहां से राउंड लगाना शुरू कर देगा। तब तक फुल स्पीड में दौड़ेगा, 80% क्षमता के साथ स्पीड में दौड़ेगा। कब तक? जहां तक उसकी वापस पल्स रेट 120 150 से 180 ना आ जाए। जैसे ही आ गई फिर वापस से वो रेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टोनी थे, जो जोटोपैक थे, इन्होंने बोला था कि मैं इसी प्रकार से 400 मीटर का राउंड लगाता हूं और 60 बार लगाता हूं। कितनी बार लगाता हूं? 60 बार लगाता हूं। और जो टोनी थे जर्मनी के, इन्होंने धड़कन के आधार पर, हार्ट बीट के आधार पर यह बताया कि 80% स्पीड से दौड़ेंगे, 150 से 100 प्रति मिनट धड़कन होनी चाहिए। आराम के समय वापस जो रेस्टिंग फेज आता है जिसमें हमें पुनः शक्ति प्राप्ति होती है, उस समय में हमारी जो हार्ट बीट है वो 120 से 140 आनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट इसके ऊपर ये एक सिद्धांत पे भी आधारित है, साइकोलॉजी का भी एक सिद्धांत है, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयास, ठीक है, हम कर ही रहे हैं, एक राउंड लगा रहे हैं पूरा, और पुनः शक्ति प्राप्ति, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, अंतराल ले रहे हैं, तो हमें पुनः शक्ति प्राप्ति हो जाती है। अब एग्जाम में वापस ये क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे पूछा जा सकता है कि अंतराल प्रशिक्षण निम्न में से किसके ऊपर आधारित है, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? तो प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अंतराल समय कम करने या कार्यभार बढ़ाकर, देखिए अब इसमें क्या किया जा सकता है कि अंतराल समय को कम किया जा सकता है। अंतराल समय को कैसे? कि मान लीजिए कि मैं 400 मीटर का एक राउंड लगा रहा हूं। कितना लगा रहा हूं? एक मिनट राउंड लगा रहा हूं अपनी 80% गति के साथ, 80% गति क्षमता के साथ 400 मीटर का मैंने एक राउंड लगाया, ठीक है। अब उसके बाद में मेरी पल्स रेट को शांत होने में कितना टाइम लगता है? वापस 120 से 140 आने में मान लीजिए कि 2 मिनट लगते हैं, या फिर मैं मानता हूं कि 100 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 100 सेकंड लगते हैं। तब तक मैं रेस्ट कर रहा हूं, पुनः शक्ति प्राप्त कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पुनः शक्ति प्राप्त कर रहा हूं 100 सेकंड तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने आज प्रशिक्षण किया, मान लीजिए ये हफ्ते भर तक कार्यक्रम चला, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में मेरी पल्स को वापस 100, जो पल्स जो मेरी रेट थी वो 150 से 180 के बीच थी। अब वापस डाउन होने में, वापस नीचे आने में टाइम मेरे को हर बार इतना नहीं लगेगा, फिर टाइम कम होता जाएगा। जैसे कि
फिर मेरी पल्स 90 सेकंड में ही शांत होने लग गई, ठीक है, वापस नॉर्मल फेज पे आने लग गई। फिर इसके बाद मैंने और अच्छा प्रशिक्षण किया तो वापस, तो इससे टाइम में कमी हो सकती है, तो ये तो समय कम हो गया, क्या हो गया, अंतराल में समय कम हो गया। फिर कार्यभार को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कार्यभार को बढ़ाकर, जैसे कि मेरी पल्स रेट है वो 150 से 180 तक पहुंची नहीं, जैसे मैंने 400 मीटर 80% की स्पीड से लगाया फिर भी यहाँ तक नहीं पहुंची, तो अब मैं 400 की जगह 500 मीटर लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 500 मीटर लगाऊंगा, या फिर 600 मीटर लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 600 मीटर लगाऊंगा, जब तक दौड़ूंगा जब तक कि मेरी पल्स रेट 150 से 180 तक नहीं पहुंच जाती, उसके बाद मैं अंतराल लूंगा, क्या करूंगा, उसके बाद में अंतराल लूंगा, ठीक है। तो जो अंतराल प्रशिक्षण है उसके ये लाभ तो इसके समान ही है, लाभ तो नॉर्मल है कि मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का स्तर बढ़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी, हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाएगी, थकान में कमी आ जाएगी, दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये कार्य लाभ तो समान है, पर इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानियां कौन कौन सी हैं वो देखिए, उच्च स्थिति जो है प्रतियोगिता पूर्व ही आ जाती है, इसमें जो एक पीक पॉइंट होता है, जो जिसे हम प्रतियोगिता काल के दौरान जो पीक पॉइंट आना चाहिए कि भाई अब मैं अपने परफॉर्मेंस के हाईएस्ट लेवल के ऊपर हूं, वो हाईएस्ट लेवल जो होता है परफॉर्मेंस का, यानी जो उच्च स्थिति होती है वो प्रतियोगिता के पूर्व ही आ जाती है। जैसे मेरा टूर्नामेंट तो अभी 1 महीने बाद है और अभी मैं अपने पीक के ऊपर आ गया, पीक पॉइंट पे आ गया, तो वो थोड़ा हानिकारक रहता है, क्योंकि वापस उस समय प्रतियोगिता के दौरान वो पीक के ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये पहली हानि होगी। दूसरी हानि होती है चोट की संभावना अधिक होती है, क्योंकि 80% गति से कर रहा है, कोई भी कार्य क्या कर रहा है, 80% गति से कर रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल कैपेसिटी के साथ किया जा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल कैपेसिटी से के साथ 30 से 50 या 70% क्षमता के साथ ही किया जा रहा था, ठीक है। परंतु इसमें 80% गति से किया जा रहा है, कितनी गति से, 80% गति से किया जा रहा है, तो फिर चोट की संभावना भी अधिक रहेगी। एक तो आप जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप 30 की स्पीड में चला रहे हो तो आपके एक्सीडेंट की संभावना कम है, या 30 से 50 की स्पीड में 40 की स्पीड में चला रहे हो, ग्रीन लेवल पे चला रहे हो, तो आपकी एक्सीडेंट की संभावना है, चोट लगने की संभावना कम है। और एक आप चला रहे हो 80%, यानी 80 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो चोट की संभावना किसमें ज्यादा रहेगी, तो 80% वाले में ज्यादा रहेगी। तो अंतराल प्रशिक्षण में चोट की संभावना ज्यादा रहती है। फिर हृदय बीमारी, यदि प्रतिदिन प्रशिक्षण लेंगे तो अपने हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। हालांकि निरंतर प्रशिक्षण से हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हार्ट की जो परतें हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये इसमें वृद्धि होती है और ये परतों की गहनता बढ़ती है और हृदय मजबूत होता है, किसमें, निरंतर प्रशिक्षण में। परंतु इसमें मजबूत तो होता है, परंतु अत्यधिक यूज करेंगे इन खिलाड़ियों के बराबर यदि पहले दिन काम कर लिया तो हृदय बीमारी तो होनी ही होनी है। परंतु हृदय मजबूत भी होता है, परंतु यदि ज्यादा अंतराल प्रशिक्षण का प्रयोग करेंगे तो हृदय की बीमारियां होने का खतरा भी रहता है, यदि प्रतिदिन करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक अंतराल प्रशिक्षण हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। इसको आपको ये इस ऐसे ध्यान रखना है, आपको तो ये ध्यान रखना है, देखिए आप नॉर्मल से बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए ये है 400 मीटर, कितना है, 400 मीटर, फिर वापस 400 मीटर, ये बीच में गैप आ रहा है, फिर वापस मान लीजिए ये गैप आ रहा है, क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ये 400 मीटर हो गया, अब इसमें भी गैप आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब या तो फिर आप 400 मीटर यानी गैप को कम कर दीजिए और 400 मीटर, ये गैप कम हो गया, ये 400 मीटर, ठीक है। या फिर आप ये कीजिए कि दूरी को बढ़ा दीजिए, ये 500 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये गैप यही रह गया, ये 500 मीटर हो गया, अब ये 500 मीटर और हो गया। तो इस दोनों तरीके से बीच में गैप आना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैप आना चाहिए। तो जब अंतराल आएगा बीच में और इससे एंड्योरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वह अंतराल प्रशिक्षण कहलाएगा। इसका दूसरा नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेरेस मेथड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टेरेस मेथड कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पूछा गया है वो फार्टलैग में से पूछा गया है कि फार्टलैग का दूसरा नाम क्या है, स्पीड प्ले है, और फार्टलैग किसने दिया है, गोस्टाव होमर ने दिया है, परंतु इनका नहीं पूछा गया है कि दिया किसने, बिकिला ने दिया। दूसरा नाम क्या है, टेरेस प्रशिक्षण। टेरेस प्रशिक्षण क्यों है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अपने को हार्ट बीट को टेरेस तक लेके जाना है, मतलब ऊपर तक लेके जाना है, जो छत होती है या जो लास्ट स्टेज होता है वहां तक लेके जाना है, इसलिए इस प्रशिक्षण को अंतराल प्रशिक्षण कहते हैं। फिर तीसरा प्रशिक्षण विधि आती है जो एंड्योरेंस को बढ़ाती है, वो है फार्टलैग प्रशिक्षण विधि। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि देखिए क्या होती है, गोस्टाव होमर ने इसको 1937 में प्रदर्शित किया था या दिया था। फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। फार्टलैग स्वीडिश भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्पीड प्ले या गतिज खेल, गति के साथ खेल करना, क्या करना,
स्पीड के साथ। आपकी स्पीड क्या है, कभी आपकी स्पीड 40 की है, कभी आपकी स्पीड 10 की है, कभी 20 की है, कभी 30 की है, ठीक है, कभी आपकी स्पीड 80 की आ गई, ठीक है। इस प्रकार से स्पीड के साथ जो खेल होगा वो क्या कहलाएगा, फार्टलैग मेथड कहलाएगा। मैंने आपको बताया था पहले कि फार्टलैग आप नाम से याद कर सकते हैं, जैसे कि फार्टलैग यानी झील के किनारे दौड़ना। क्या करना, झील के किनारे आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो झील के किनारे मान लीजिए कि कोई पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर आप ढलान में चढ़ रहे हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे 10 की स्पीड होगी आपकी। वापस उतर रहे हो तो उतरोगे तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, मान लीजिए कि 40 की स्पीड होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप झील के किनारे रेत वाले मैदान में दौड़ रहे हो, यहाँ पे रेत है, दलदल में दौड़ रहे हो या रेतीले मैदान में दौड़ रहे हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे कि 20 की स्पीड हो गई, ठीक है। फिर आप एकदम सड़क के ऊपर दौड़ने लगे स्ट्रेट। अब सड़क के ऊपर भी आप फुल स्पीड में दौड़ रहे हो, मान लीजिए आपकी स्पीड 40 की स्पीड आ गई या 50 की स्पीड आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए आप घास वाले मैदान में आ गए, घास वाले मैदान में दौड़ रहे हो, घास वाले मैदान में आपकी स्पीड होगी मान लीजिए कि 30 की स्पीड से दौड़ रहे हो। तो इस प्रकार से आपकी स्पीड में परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पीड में परिवर्तन आ रहा है। मान लीजिए घास के मैदान में यहाँ पे आपको कोई व्यायाम करने लगे, कोई एक्सरसाइज करने लगे बिना रुके, नॉन स्टॉप, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक्सरसाइज करने लगे, ये लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है ना। तो जैसे पुशअप करने लगे, पुशअप के बाद तुरंत वापस दौड़ने लगे, उठक बैठक करने लगे, दौड़ने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गति में निरंतर परिवर्तन आएगा, इसी की गति के खेल को अपन क्या बोलते हैं, स्पीड प्ले या फिर फार्टलैग मेथड बोलते हैं, जो कि गोस्टा होमर ने 1937 में दिया था। ये स्वीडिश भाषा का शब्द है फार्टलैग, और इसका अर्थ होता है गतिज खेल या स्पीड प्ले। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, निरंतर प्रशिक्षण को अंतराल प्रशिक्षण, हाँ, निरंतर प्रशिक्षण को अंतराल प्रशिक्षण मिश्रण है, ठीक है। अच्छा, निरंतर प्रशिक्षण तथा अंतराल प्रशिक्षण का मिश्रण है, देखिए प्लस है दोनों का। इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए, अब निरंतर प्रशिक्षण हो रहा है, ये प्रशिक्षण कैसे हो रहा है, कंटिन्यू तो हो ही रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए, अब इसमें अंतराल प्रशिक्षण भी मिल रहा है। अंतराल हालांकि लगातार तो हो रहा है, अंतराल तो नहीं मिला बीच में, परंतु धीमे हो गए। क्या हो गए, स्पीड स्लो हो गई। क्या हो गई, स्पीड स्लो हो गई। जैसे कि हमारा शरीर थका तो स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है। तो निरंतर प्रशिक्षण और अंतराल प्रशिक्षण का मिश्रण कौन सा है, फार्टलैग प्रशिक्षण। क्योंकि निरंतर प्रशिक्षण में अपन कंटिन्यू दौड़ रहे थे, ठीक है, और अंतराल प्रशिक्षण में हम अंतराल ले रहे थे। अब अपन निरंतर भी चल रहे हैं और अंतराल यानी धीमे भी हो रहे हैं। मान लीजिए अपन कभी फास्ट चल रहे हैं और कभी धीमे धीमे चल रहे हैं, ठीक है। तो निरंतर प्रशिक्षण प्लस अंतराल प्रशिक्षण का मिश्रण कौन सा है, फार्टलैग प्रशिक्षण है। इसमें एरोबिक व अनएरोबिक दोनों प्रणालियों पर जोड़ पड़ता है, यानी एरोबिक कैपेसिटी भी बढ़ेगी और अनएरोबिक कैपेसिटी भी बढ़ेगी। चाल या गति पूर्व नियोजित नहीं होती, इसमें चाल या गति पूर्व नियोजित नहीं होती है। या तो फिर पहाड़, नदी, वन, कीचड़, सड़क, घास के ऊपर निर्भर करेगी, जो प्राकृतिक मैदान है उसके ऊपर निर्भर करेगी, या फिर क्या होता है, कोच होते हैं, कोच के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये ट्रैक है, ये क्या है, ट्रैक है। अब यहाँ पे एक कोच साहब खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कोच साहब खड़े हैं, इनके पास में विशल है, क्या है, विशल है। अब इन्होंने विशल बजाई कि भाई मैं सिंगल विशल बजाऊंगा तब आपको फुल स्पीड में दौड़ना है, फुल स्पीड में 100 मीटर तक दौड़ना है या फिर 50 मीटर तक दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद में धीमे धीमे दौड़ना है वापस, ठीक है भैया, वापस धीमे धीमे दौड़ रहे हैं। अब वापस जैसे डबल विशल बजाई तो वापस ये धीमे धीमे दौड़ने लगे, सिंगल विशल बजाई तो तेज दौड़ने लगे, ठीक है। तो ये कोच साहब के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कोच साहब ने बोला कि यहाँ पे आके पुशअप करने हैं 10, कितने करने हैं, 10 पुशअप करने हैं, ठीक है, और फिर वापस दौड़ने लग जाना है, फिर धीमे धीमे दौड़ना है। फिर कोच साहब की जची विशल बजा दी, 100 मीटर की स्प्रिंट लगा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गति का निर्धारण होता है वो खिलाड़ी खुद नहीं करता है, ठीक है, बाहर की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से चलता है। जो चाल या गति पूर्व नियोजित नहीं होती है, ये या तो फिर प्राकृतिक स्थान के ऊपर निर्भर करती है या फिर कोच साहब के ऊपर निर्भर करेगी। अब देखिए, हृदय दर जो है, हृदय दर कितनी होनी चाहिए, हृदय दर इसके अंदर 140 से लेके 180 प्रति मिनट तक चलती रहेगी। कितनी चलती रहेगी, 140 से 180 प्रति मिनट तक चलती रहेगी। अब देखिए, रेगुलर रहेगी। इसमें तो क्या हो रहा था, वापस ध्यान से देखिए, इसमें जैसे 140 आ गई तो अपन रेस्ट करने लगे 120 तक के लिए, या फिर 150 से ऊपर आ गई तो अपन रेस्ट करने लग गए, ठीक है। इसमें लगातार बनी रहेगी हृदय की धड़कन। जैसे कि अपन 100 मीटर के लिए बोला कि भाई स्प्रिंट लगानी अभी, तो अपन हृदय की धड़कन तेज होगी, फिर वापस वॉक के लिए बोला, ठीक है, तो धीमे धीमे वॉक के ड्यूरिंग क्या होगी, कम हो जाएगी हृदय की धड़कन।
तो इसके बीच में रहती है, 140 से लेके 120 के अंदर निरंतर रहती है। इस प्रकार का जो प्रशिक्षण होता है वो 45 मिनट से अधिक देरी तक करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? मिनिमम 45 मिनट का तो होना ही होना चाहिए। एरोबिक चाल से अनएरोबिक दौड़ तक और प्लस व्यायाम हो सकते हैं। इसमें कोई भी एरोबिक अनएरोबिक चाल भी हो सकती है, जैसे पुशअप के लिए बोल रहा है 10 पुशअप करो या 10 स्क्वाट लगाओ, ठीक है। तो एरोबिक चाल से अनएरोबिक या फिर स्प्रिंट बोल दिया कि भाई नहीं आपको 50 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, तो उसमें अनएरोबिक काम आएगा। क्या आएगा? अनएरोबिक काम आएगा। अनएरोबिक चाल से अनएरोबिक दौड़ भी हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद में एरोबिक दौड़ भी हो सकती है। उसमें प्लस व्यायाम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यायाम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से मैंने समझाया है इसको कि देखिए, जैसे कि 10 किलोमीटर जॉगिंग, कितनी 10 मिनट तक जॉगिंग, 10 मिनट तक जॉगिंग की, कितनी की टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट तो नॉर्मल जॉगिंग कर ली। उसके बाद में 1500 मीटर लगाया ट्रैक के ऊपर। क्या लगाया? 1500 मीटर, हाथों हाथ बिना रुके, ठीक है। उसके साथ जैसे 1500 मीटर खत्म हुआ तो 10 मीटर वॉक स्टार्ट कर दी, ठीक है। 10 मिनट तक वॉक स्टार्ट कर दी, 10 मिनट तक क्या कर दी? वॉक स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसकी जस्ट 10 मिनट वॉक खत्म हुई, उसके बाद में तुरंत 100 मीटर की स्प्रिंट लगा दी। क्या कर दी? 100 मीटर की स्प्रिंट लगा दी। 100 मीटर की स्प्रिंट जैसे ही खत्म हुई तो 10 पुशअप लगा दिए। 10 पुशअप स्टार्ट हो, वापस धीमे धीमे दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अनएरोबिक चाल से लेके अनएरोबिक दौड़ तक होती है, ठीक है, और उसके साथ में व्यायाम भी होते हैं। और इसके गुण कैसे होते हैं? इसकी प्रकृति एरोबिक की होती है, साथ में अनएरोबिक होती है और फिटनेस में भी लाभ होते हैं। मतलब एरोबिक और अनएरोबिक फिटनेस होते हैं, दोनों में ही लाभ होते हैं। किसमें? फार्टलाइक प्रशिक्षण में। और इसकी प्रकृति कठोर ना होकर लचीली होती है। मतलब कि जैसे पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको ये नहीं बोल सकते कि चढ़ते समय आप 40 की स्पीड से चलो, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे जो 10 की स्पीड है वही काम आएगी। तो इसकी प्रकृति जो है फार्टलाइक की वो लचीली होनी चाहिए, हमेशा कैसे होनी चाहिए? लचीली होती है। समूह में भी कर सकते हैं इसको। समूह में करने में ज्यादा आनंद आता है और बिना उपकरण, कोई उपकरण का यूज है नहीं, सारा प्राकृतिक वातावरण है और आसानी पूर्वक अनुकूलनीय है। यदि किसी को आसानी से अनुकूलन करवाना है कि भाई कोई भी ये इस प्रशिक्षण को अपना सकता है। फिर दोष भी हैं इसके, कुछ फार्टलाइक प्रशिक्षण के कुछ दोष भी हैं। जैसे खिलाड़ी का प्रयास नहीं दिखता है। मतलब अब खिलाड़ी यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो वो अपने पूरे एफर्ट से चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उतर रहा है, इसको भी मेजर नहीं कर सकते। तो खिलाड़ी के प्रयास को नहीं दिखता है। अब मान लीजिए चढ़ते समय खिलाड़ी कोच साहब के मजे लेने के लिए धीमे धीमे चढ़ रहा है या फिर तेज चढ़ सकता है फिर भी धीमे धीमे चढ़ रहा है, तो उसको मेजर नहीं कर सकता, यानी प्रयास करना छोड़ देता है। खिलाड़ी क्या करता है? प्रयास करना छोड़ देता है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई लगातार नए नए स्थान पर जाएंगे तो दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा रहेगी। और निरंतरता को कैसे चेक करें? कंटिन्यूटी है कि नहीं है, इस बात को भी चेक नहीं किया जा सकता है। तो फार्टलाइक प्रशिक्षण में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है कि फार्टलाइक प्रशिक्षण किसने दिया था? गोस्टा होमर ने दिया था। या फिर फार्टलाइक प्रशिक्षण किसको बढ़ाता है? तो वह सहन क्षमता को बढ़ाता है, या फिर सहन क्षमता का ही दूसरा नाम है स्टैमिना, और या फिर स्टैमिना का ही जो दूसरा नाम है दमखम। क्या है? दमखम, यानी दमखम को नापता है। तो दमखम को नाप बढ़ाने की ये 3 विधियां हैं, ठीक है। निरंतर प्रशिक्षण विधि और अंतराल प्रशिक्षण विधि और फार्टलाइक विधि। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूं कि अब तक, यानी कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था स्ट्रेंथ वाला, शक्ति या ताकत वाला जो टॉपिक पढ़ाया था वो, और एक एंड्योरेंस का जो आज पढ़ा है, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाते हैं। एक जो क्वेश्चन है शायद 2013 में पूछा गया था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है कि सर जो पेस दौड़े हैं, क्या है? पेस दौड़े, वह किससे संबंधित हैं, ठीक है। पेस दौड़ों का संबंध सीधा सीधा 11th 12th की जो सीबीएसई की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि पेस दौड़ का जो संबंध है वह गति से है। गति को बढ़ाने के लिए त्वरित दौड़ और पेस दौड़े करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? त्वरित दौड़ और पेस दौड़े करवाई जाती है। इसको बढ़ाने के लिए, गति की क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। परंतु 2013 के अंदर ये मान लिया गया है कि जो पेस दौड़ है वह दमखम को बढ़ाती है। क्या करती है? दमखम को बढ़ाती है। पेस दौड़ भी अंतराल प्रशिक्षण के समान ही होती है। क्या होती है? अंतराल प्रशिक्षण के समान ही होती है। जब ये गति पढ़ेंगे तो गति में हम पढ़ेंगे, इसलिए इन्होंने मान क्या लिया है कि दमखम को बढ़ाती है। परंतु जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, हालांकि आरपीएससी ने भी मान लिया है कि पेस दौड़ का जो संबंध है वह दमखम से है। किससे है? दमखम से है।
पर जो बुक में लिखा हुआ है वो सीबीएसई की जो ऑथेंटिक बुक है, एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गति को बढ़ाने के लिए त्वरित दौड़े और पेस दौड़ों को काम में लिया जाता है। तो मैंने दोनों आंसर लिख रखे हैं, परंतु 2013 की वैकेंसी में उसको पेस दौड़ों का संबंध दमखम से बताया गया है। वस्तुतः इस बार यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया करवाया जाएगा, परंतु 2013 में कैसे मान लिया गया ये मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। सबसे पहले जो 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से प्रशिक्षण के ढंग से एरोबिक तथा अनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है अंतराल प्रशिक्षण। क्या दिया गया है? अंतराल प्रशिक्षण। इससे एरोबिक और अनएरोबिक क्षमता दोनों का बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फार्टलैग प्रशिक्षण बढ़ाता है। फार्टलैग जो प्रशिक्षण जो हमने अभी पढ़ा है उसको वो किसको बढ़ाता है? तो सहनशीलता को बढ़ाता है। बी आंसर है इसका। तीसरा जो है लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? तो लंबी कूद में विस्फोटक शक्ति का प्रयोग होता है। इसने विस्फोटक शक्ति माना है। एनसीईआरटी विस्फोटक तथा अधिकतम दोनों शक्ति मान रही है, परंतु सामान्य तरीके से देखो तो एक विस्फोट के रूप में जंप लगाना पड़ता है, इसलिए विस्फोटक क्षमता सही है इसका आंसर। फिर 2011 में पूछा गया है थर्ड ग्रेड के अंदर, ये सभी थर्ड ग्रेड में पूछे जा रहे हैं 2011 के अंदर। दीवार को धकेलना उदाहरण है, जो मैंने कल बताया था शक्ति के टॉपिक में। स्ट्रेंथ के अंदर बताया था आपको कि आइसोमेट्रिक होता है, इसमें गतिहीन व्यायाम भी कहते हैं, तो वो दीवार को धकेलना होता है, जिसको कार्य शून्य व्यायाम भी कहते हैं। फिर 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है डायनेमिक शब्द का संबंध है, तो मैं कल मैंने आपको बताया था कि जो डायनेमिक है उसमें बल के लिए काम में लेते हैं, वो आपको बिल्कुल रेफरेंस से बताया गया है वहाँ पे। फिर शक्ति के विकास की विधियां हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, ये तीनों ही शक्ति के विकास की विधियां हैं। हालांकि 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक तथा दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन में थे, परंतु मैंने तीनों लिखा है ताकि आपको याद रहे। 2013 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है फार्टलैग प्रशिक्षण है किसके लिए है? तो वो आपको दमखम यानी दमखम यानी एंड्योरेंस, जो मैंने आपको बता रखा है कि भाई दमखम का मतलब एंड्योरेंस ही होता है। फिर स्पीड प्ले का संबंध है। स्पीड प्ले 2013 में पूछ रखा है, स्पीड प्ले का संबंध है गतिज खेल, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है फार्टलैग से संबंधित है। फार्टलैग स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है स्पीड प्ले या फिर गतिज खेल, तो बी इसका आंसर है। फिर आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है, ठीक है, तो शक्ति से इसका संबंध है। आइसोटोनिक व्यायाम जो जिनको गतिशील व्यायाम भी कहते हैं, जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर पेस दौड़ का संबंध है। पेस दौड़ का संबंध देखिए अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि पेस दौड़ का संबंध किससे है? दमखम से। 2013 में इसके आंसर को माना क्या है? दमखम। वस्तु तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कभी कि भाई गति को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, तो उसमें त्वरित दौड़े और पेस दौड़े आएगी। तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था परंतु नहीं हुआ, और इसको सी सही भी मान लिया इन्होंने। अब क्यों माना ये मुझे पता समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, फिर 2018 में क्वेश्चन जो पूछे गए वो क्या पूछे गए, जो आज और कल के वीडियो हैं, शक्ति और एंड्योरेंस का जो वीडियो, इनमें जो मैंने पढ़ा है उसमें से तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि पेस दौड़ का संबंध है। पेस दौड़ का संबंध किससे है? नहीं, वो तो 2013 का हो गया। फिर 3 क्वेश्चन पूछे गए, फार्टलैग प्रशिक्षण विकास में उपयोगी होता है। फार्टलैग प्रशिक्षण से क्या बढ़ता है? सहन क्षमता बढ़ती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 2018 में ताकत को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ताकत को डायनामोमीटर के द्वारा नापा जा सकता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। और 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किस में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो साइकिलिंग लगातार करते ही करते हैं अपन, तो उसमें अंतराल प्रशिक्षण की कोई ज़्यादा जरूरत है ही नहीं। ज़्यादा जरूरत है साइकिलिंग में तो। फिर जिम्नास्टिक में बिल्कुल भी नहीं है, अंतराल प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड्योरेंस का कोई ज़्यादा विशेष महत्व है ही नहीं जिम्नास्टिक में। साइकिलिंग में तो एंड्योरेंस का महत्व है, तैराकी में भी है, ट्रैक इवेंट्स में भी है, रनिंग में भी है, परंतु जिम्नास्टिक में इतना नहीं है। जिम्नास्टिक में तो फिर जो संतुलन है, कोऑर्डिनेशन है या फिर गति है, इसका महत्व ज़्यादा है। तो किस में अंतराल प्रशिक्षण का कम से कम प्रभावित होता है? ठीक है, तो अंतराल प्रशिक्षण का संबंध किससे है? एंड्योरेंस से है। तो साइकिलिंग में एंड्योरेंस चाहिए और तैराकी में भी चाहिए, ट्रैक इवेंट्स यानी रनिंग में भी चाहिए, परंतु जिम्नास्टिक में कम चाहिए। बिल्कुल ही एंड्योरेंस नहीं होगा तो भी वो, या कम होगा तो भी काम चल जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी जिम्नास्टिक में अंतराल प्रशिक्षण यानी
जो सहन क्षमता है इसको विकसित करने की विधियाँ हैं वह कम चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर थे। धन्यवाद। वीडियो को फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइक भले मत करो पर प्लीज़ शेयर कर दो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबका भला हो सके। कि भाई जो दो दो टॉपिक जो आपको पढ़ाए गए हैं, यदि 3 क्वेश्चन पेपर में मैंने 3 ही को लिए हैं, 2011 का लिया है, 2013 का लिया है और 2018 का लिया है। इसमें से भी आप यदि काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 3 क्वेश्चन पेपर में 13 सवाल यदि आपको मिल गए, ठीक है, वो भी 2 वीडियो में, महज आधे आधे घंटे की वीडियो में, या 1 घंटे की, 1.5 घंटे, मतलब दोनों वीडियो को मिलाओ तो आप 1 घंटे और 40 मिनट की वीडियो बनती है। तो उसमें आपको 13 सवाल मिल रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।